रोको टोको जी मीडिया का बड़ा अभियान, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये हैं कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भारी है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त नहीं बचेगा। वक्त बहुत नाजुक है और सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में ही इन्फेक्ट कर रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क ही है। इसीलिए आइए जो भी लापरवाही कर रहा है उसे रोकेंगे, टोकेंगे, इस चैन को बढ़ने से रोके। कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की मुहिम में साझेदार बने। तो इस वक्त हमारे साथ इस रोको टोको अभियान में डॉक्टर अरविंद शर्मा जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए की उत्तराखंड के। बहुत स्वागत सर आपका। और इसके साथ ही डॉक्टर आशीष अग्रवाल है हमारे साथ, अध्यक्ष हैं आईएमए गाजियाबाद के। सबसे पहले मैं अरविंद शर्मा जी आपके पास ही आती हूँ। अरविंद शर्मा जी, लगातार कोशिशें चल रही हैं और लोगों की तरफ से अगर बात की जाए तो कुछ लोग इसमें सहभागी हैं, लेकिन कुछ लोगों का रवैया जो है वो अभी भी लापरवाही पूर्ण है। लेकिन सर, अगर हम समझना चाहें तो कितना घातक ये हो सकता है कि लोग मास्क का इस्तेमाल ना करें, हाथों को सैनिटाइज ना करें। और इस बार के वायरस की अगर हम बात करें तो ये पिछली बार के वायरस से कितना ज्यादा घातक है? नमस्कार। अगर हम पूरे विश्व के दृश्य को देखें तो इस समय जो ये स्ट्रेन नए आ रहे हैं पुराने स्ट्रेन के मुकाबले में, वो काफ़ी खतरनाक हैं, घातक हैं। और उसका आंकड़ा आप टीवी की न्यूज़ से, मीडिया से, पेपर से देख सकते हैं। जितनी डेथ आपके आसपास हो रही हैं, जो पिछले मार्च के बाद से जो पहले बार हमारे यहाँ ये महामारी का प्रकोप शुरू हुआ था, उस समय जो डेथ के आंकड़े थे वो इस समय के सामने बहुत कम थे। और हम बहुत खुश थे कि हिंदुस्तान ने कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन हमें बीच में हमारा एक अफसोस की बात यह है, इस पूरे महामारी के परिदृश्य को अगर हम देखें, कि जो व्यूह रचना इस महामारी से बचाव के लिए और लड़ने के लिए एक प्रोफेशनल द्वारा बनाई जानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बनाई जा रही है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स का रोल ज्यादा है और टेक्निकल प्रोफेशनल्स का रोल कम है। प्रोफेशनल्स का रोल केवल काम करने के लिए है, पॉलिसी बनाने के लिए। एक तो हमारा दृष्टिकोण ये कहीं गलत रहा है। दूसरी बात ये है कि जब हम पहले भी देख रहे थे कि चाइना से शुरुआत हुई थी और हमें भरपूर टाइम मिला था, तो हम शायद उतनी तैयारी नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे। हालांकि हिंदुस्तान में महामारी का प्रकोप काफी कम रहा, इस बात से हम काफी खुश थे, हमारी सरकारें भी खुश थी। अब हमारे पास बीच में 3-4 महीने का समय मिला, जबकि हम देख रहे थे कि विश्व के जो मानचित्र पे, विश्व के स्तर पे सभी जगह सेकंड वेव आ रही थी। तो हमें कुछ अपनी तरफ से योजनाएं करनी चाहिए थी, हमें बचाव के लिए तरीके रखने चाहिए थे, हमें अपने एनजीओ को जो है टीचिंग बताना चाहिए था, लोगों को जागरूक करना चाहिए था। वो शायद उसमें हम पिछड़े। हमारा निसंदेह निर्धन एक देश है, गरीब लोगों का देश है, पढ़े लिखे हमारे यहाँ कम है, भ्रांतियां हमारे यहाँ ज्यादा हैं। उन चीजों को दूर करने के लिए हमें जिस लेवल पे सभी लोगों, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, पर सरकार जिस माध्यमों से कर सकती है उन माध्यमों को भी हमने उस प्रकार से उपयोग नहीं किया जिन प्रकार से हम उपयोग कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं सुविधाएं हमारे यहाँ कम है, जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, सुविधाएं कम है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, जिसके चलते कहीं ना कहीं चीजें जो है वो पिछड़ जाती है जी। और आम लोगों सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है डॉक्टर्स का, उसको जितना यूटिलाइजेशन हम प्रॉपरली अपनी पॉलिसी बना के कर सकते थे, उसके यूटिलाइजेशन में कहीं कोई कमी रही है। अगर हम अपने पूरे जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा पेरीफेरी में है, जो आपका कस्बे के लेवल पे है, छोटे शहरों के लेवल पे है, और हमारी जो एक आईएमए की एसोसिएशंस हैं, उनको अगर हम कॉन्फिडेंस में लेके और आपस में एक पॉलिसी बना के अगर गवर्नमेंट चले, तो शायद हम और बेहतर कर सकते हैं बीमारी महामारी से लड़ने में, महामारी के बचाव में। इसमें कोई शक नहीं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो लोगों को बचाव के तरीके सरकार लगातार निरंतर रूप से मीडिया के माध्यम से बताए जा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं लोग उतने जागरूकता से यूटिलाइज सर उस तरीके से नहीं हो पा रहा। ये एक बहुत बड़ी वजह कही जा सकती है जिसके चलते कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें कई सिचुएशन सर ऐसी है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि एक तरफ हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि लगातार कोशिशें कितनी चल रही हैं इसको लेकर, लेकिन दवाइयों की उपलब्धता फिर कमी है, जैसे कि संसाधनों की बात यहां पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कही। सर, जब एक आम इंसान पे दिक्कत आ रही है कोरोना की, उस वक्त
कितनी मुसीबत ये कही जाए कि उस व्यक्ति के लिए जिसको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिसको दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग दर बदर भटक रहे हैं, लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो बेड्स की कमी मिल रही है। हालांकि सरकार के दूसरे दावे हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है पर्याप्त कोशिशें चल रही है, लेकिन वैश्विक महामारी है तो किस तरीके की दिक्कत है वो भी हम समझ पा रहे हैं। नमस्कार, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक्चुअली आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मैं एक कोरोना हॉस्पिटल में ही काम करता हूं और गाजियाबाद में हम लोगों का एक कोविड हॉस्पिटल है जहां की पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा है और हम लोग वहां पे काम करते हैं। तो हम इस स्थिति को देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं कि उनको किसी तरीके से कोई हॉस्पिटल में बेड मिल जाए। हॉस्पिटल में बेड मिल जाता है तो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम यह है कि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, दवाइयों की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, दवाइयां लोग इधर उधर से कहीं अरेंज करके ला रहे हैं। देखिए, कोई भी महामारी जब आती है किसी भी देश में तो उसकी 4 वेव आती है जी। ये अगर आप पिछले 1000 साल का इतिहास देखें तो हमेशा 4 वेव आती है। जब हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद हमें 3 से 4 महीने का समय मिला था कि हम लोग इसके लिए तैयार हो जाते, बट कहीं ना कहीं कमी रही कि हम लोगों की कोई भी तैयारी नहीं थी। दूसरी बात एक ये भी है कि शायद हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी तेजी से ये आएगा वापस, और वो बहुत तेजी से आया, बहुत जल्दी आया। उसके लिए शायद हमारे पास इतने संसाधन अवेलेबल नहीं थे, इसलिए शायद हम इसमें मात खा रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मरीज बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा भटक रहे हैं लोग। बेड्स के लिए लगातार फोन आते हैं हम लोगों के पास। इवन हम अपने जानने वाले जो कुलीग्स हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनकी भी मदद नहीं कर पा रहे। बहुत बुरी हालत है, वाकई में बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल, वाकई में सर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं लोगों की। लेकिन अभी बात की जाए अगर तो डॉक्टर आशीष, मैं ये सिंपल सी चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि दिक्कतें किस तरीके की वो हम देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स में किस तरीके की दिक्कत हो रही है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन आम इंसान जो कोरोना पीड़ित है उसको अगर आप घरेलू सलाह देना चाहें इससे वो बच पाए, या फिर जो पेशेंट है जिसको दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो शुगर के हो, बीपी के हो, क्योंकि इन पर ज्यादा अटैक जो है कोरोना वायरस इजिली कर पा रहा है, तो सर ऐसे पेशेंट्स को खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है या कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। हम सभी लोगों को इस बीमारी से लड़ना है, हर हालत में लड़ना है और हम लोग जीतेंगे, ये बात भी पक्की है। अगर किसी को बीमारी है बिल्कुल आराम से घर पे रहें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपना सैचुरेशन ऑब्जर्व करते रहें, ऑक्सीजन लेवल देखते रहें। अगर ऑक्सीजन लेवल 94-95 के ऊपर चल रहा है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उल्टे लेटना है, गहरा गहरा सांस लेना है। उल्टे लेटने से, पेट के बल लेटने से ऐसा देखा जाता है कि सांस की बीमारी या सांस की जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है, जो हम लोग आईसीयू में भी अपने पेशेंट्स के साथ करते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि 5 से 7 दिन के बाद भी आपका बुखार नहीं उतर रहा है, ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन हो रहा है या और दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। कोशिश करें कि डॉक्टरी सलाह जल्दी से जल्दी लें, अपना टेस्ट जरूर कराएं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 3 टी का रोल है, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट एंड ट्रेसिंग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी टेस्ट होगा, जितनी जल्दी ट्रेस होंगे, उतनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। मास्क कभी भी ना उतारें, कहीं भी जाएं, हर हालत में आपको मास्क लगा होना चाहिए। लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, बिल्कुल भी फालतू घूमने की कहीं भी जरूरत नहीं है, किसी भी हालत में घर से ना निकलें। जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, इसमें कोमॉर्बिडिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को शुगर का बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको मोटापा है, जिनको कैंसर है या कैंसर की दवाइयां वो लोग खाते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशंस है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है जिनकी बॉडी का इम्यूनिटी लो होता है, उन लोगों को कोविड होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को अपनी बीमारी पे कंट्रोल रखना है, अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहना है लगातार। जैसे शुगर का मरीज है तो ये बहुत जरूरी है कि वो शुगर पे कंट्रोल रखे, नियमित रूप से अपना एक्सरसाइज करे, अपने घर के अंदर ही एक्सरसाइज करनी है, अपने खान पान को बहुत अच्छा रखना है। एक्सरसाइज का भी एक बहुत बड़ा रोल है आशीष जी यहाँ पर, और अब जो बात आप कह रहे हैं वाकई में खुद की सुरक्षा खुद को करनी होगी, और इस वक्त तो समाज के लिए भी खुद की सुरक्षा करनी होगी ताकि दूसरा भी आपसे संक्रमित ना हो। डॉक्टर अरविंद शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अरविंद, अगर मैं जानना चाहूँ अभी, क्योंकि यंगस्टर जो है उनको ज्यादा इफेक्ट ये कर रहा है, ऐसे में पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से ज्यादा एज के लोगों को ये इफेक्ट कर रहा था, लेकिन इस बार यंगस्टर की तादाद काफी ज्यादा है, छोटे बच्चे भी इससे इफेक्टेड ज्यादा हो रहे हैं। सर, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किस तरीके से करें? और कई बार घर में ही हमने परिस्थिति देखी है जब ऑक्सीजन लेवल जो है काफी नीचे चला आता है, उस परिस्थिति में एट अ टाइम ऑल सर्टन सेफ रहने के लिए क्या किया जा सकता है, और इसके साथ इम्यूनिटी बूस्ट कैसे की जा सकती है घर पे ही, घर की चीजों से? एक बात यह है कि हमारा जो आयुर्वेद जो विज्ञान है बेसिकली, तो उसको मैं कहता हूँ कि भले वो ट्रीटमेंट के पर्पज से उतना इफेक्टिव ना हो जितना कि एलोपैथिक आज की तारीख में है,
पर बचाव की दृष्टि से अगर हम उसको अपने जो हमारे धरोहर है, जो हमारी पुरातत्व जो आयुर्वेद संशय है, और उसको हम बचाव की दृष्टि से देखें और अपने नुस्खों पे ध्यान दें और अपने खान पान पे ध्यान दें, तो हमारी एक बैलेंस डाइट है। हमारे यहाँ फल भरपूर हैं, वो हमारे सीजनल फल सस्ते भी होते हैं, तो जरूरी नहीं हम महंगे फलों की तरफ जाएं, हम सस्ते सीजनल फल खा सकते हैं। हमारे पास दालों की प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, हम दालों पे निर्भर रह सकते हैं। सब्जियां हमारे यहाँ सीजन सब्जियां होती हैं जो उतनी महंगी नहीं है कि जो हमारे सीजन से अलग होती हैं, तो हम उन सब्जियों पर डिपेंड रह सकते हैं। तो हमारे पास भरपूर मात्रा में डाइट की रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जिनको हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं। हम हल्का व्यायाम कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर आशीष ने अभी कहा है। तो दूसरी बात है, बचाव इस बीमारी में सबसे मेन चीज है। बचाव हमें उन लोगों को, बुजुर्गों को करना होगा, अपने बच्चों को करना होगा। बेसिकली जो न्यूट्रिशन है हमारा, वो सफिशिएंट है न्यूट्री डाइट के लिए। बाकी डॉक्टर्स आजकल जो सलाह दे रहे हैं चिकित्सक रूप से कि हमें जिंक का जो प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए, हमें विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए, तो जरूरी नहीं है हम उसके लिए दवाइयों की तरफ जाएं। हम जो है वो सिट्रस फ्रूट जितने होते हैं आपके, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इनको ले सकते हैं। इनमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है ना। विटामिन डी के लिए हम जो है वो दूध का सेवन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम भरपूर उपयोग करके अपनी इम्यूनिटी को दुरुस्त रख सकते हैं। दूसरी बात है, हमारे जो फैमिली फिजिशियन का एक कंसेप्ट है हिंदुस्तान में, पुराने टाइम से, हिंदुस्तान में नहीं है, सभी जगह पे है, वो थोड़ा आज की तारीख में पीछे जा रहा है। वो कंसेप्ट हमारा बहुत फायदेमंद चीज है कि हम अगर अपने फैमिली फिजिशियन के संपर्क में रहते हैं, तो वो जो भी आधुनिक आज की तारीख में बचाव के तरीके ऊपर से विश्व स्तर पे बताए जा रहे हैं, चाहे हमारे WHO के द्वारा करे जाए, चाहे ICMR के द्वारा बताए जा रहे हों, उनको हम अपनी पब्लिक को, अपने जो जिनके हम फैमिली फिजिशियन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बचाने का तरीका बता सकते हैं। तो बेसिकली एक जो दूर इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनमें जो बैठा हुआ आपका फैमिली फिजिशियन है, वो आपको बीमारी से बचाव की, सुरक्षा की, सभी चीजों के निर्देश आपको दे सकता है, आपको सलाह दे सकता है। बिल्कुल, यानी कि सर सलाह लेते रहना इस बीच बहुत जरूरी है, और ये बेहतर होगा कि डॉक्टर से सलाह ली जाए ताकि फिर पैनिक वाली सिचुएशन जो है वो ना क्रिएट हो, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, अब लोग पैनिक कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष जी, डॉक्टर आशीष, अभी अगर बात की जाए तो जो पैनिक वाली सिचुएशन बनी, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, और सीजन भी चेंज हो रहा है, तो कई बार हमें देख रहे हैं सर्दी जुकाम भी लोगों को हो रहा है, तो एक शंका जो है मन में सीधे यही जा रहा है कि कहीं कोविड तो हमें नहीं हो गया। उसके बाद टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, लोग ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर ये लोग कब जाए टेस्ट कराने, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ रही है, काफी तादाद में लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ हल्का सा माइल्ड सा सर्दी जुकाम में तो लोग उसी में घबरा जा रहे हैं। इससे सर कैसे बचें? नहीं, इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए, साधारण जो फ्लू होता है और कोविड होता है, दोनों के सिम्टम्स करीब एक जैसे होते हैं। इसमें आपको ये ऑब्जर्व करना है कि अगर 3 से 4 दिन के बाद भी आपका बुखार नहीं उतर रहा है, तो तुरंत आप टेस्ट कराएं। देखिए, अगर पहले दिन बुखार आया और आपने पहले दिन ही टेस्ट करा लिया, तो हो सकता है कि कई बार वो टेस्ट नेगेटिव आ जाए, आपको लगे कि ये मुझे कोविड नहीं है। तो पहले या दूसरे दिन जो RT-PCR नाम का जो टेस्ट होता है, उसका रोल तभी है जब वो तीसरे चौथे दिन के बाद ही कराया जाता है। अगर आप जानकारी के लिए, स्क्रीनिंग के लिए देखना चाहते हैं, तो आप रैपिड एंटीजन करा सकते हैं। दूसरा जो फ्लू होता है, उसमें कॉमन कोल्ड वगैरह ज्यादा होता है। जो कोविड है, उसमें क्या होता है कि इनिशियली हाई ग्रेड फीवर से शुरू होता है, और सांस की अगर प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो ये मान के चलिए कि वो कोविड है, और तुरंत उसका टेस्ट कराएं। अपने ऑक्सीजन लेवल को लगातार देखते रहें। और फ्लू और कोविड दोनों, कोविड भी एक प्रकार का वायरस ही है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा पैनिक बिल्कुल भी ना करें। पहले दूसरे दिन में कोई भी नहीं घबराना है। साधारण पैरासीटामोल लें, इम्यूनो बूस्टर्स जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो दवाइयां होती हैं, घर के नुस्खे होते हैं। अभी मैं यही अंगूर है, जैसे संतरा है, ये सब चीजें विटामिन सी से भरपूर होती हैं। अमरूद है, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। लिक्विड्स ज्यादा लें, चिकनाई की चीजों से दूर रहें। तो पहले या दूसरे दिन या तीसरे दिन तक बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चौथे दिन भी आपको लगता है बुखार हो रहा है या कोई सांस की हल्की फुल्की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत अपना कोविड टेस्ट कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद शर्मा, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है, क्योंकि ये दिक्कतें हम देख रहे हैं। सैनिटाइजर की अगर हम बात करें तो लगातार हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल जो है वो लाखों लोग पूछना चाहते होंगे, सर हम हाथ धो रहे हैं, लेकिन जब हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई बार हम ऐसा भी देख रहे हैं कि हाथ उससे अजीब से हो जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए या फिर हाथों को सोप से ही धोया जाए? क्योंकि लोगों के मन में शंका भी है कि ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना कहीं घातक तो नहीं हो सकता।
देखिए, दोनों का आपको एक मिश्रण बैलेंस बना के चलना होगा। जब आप घर में रहते हैं या कहीं ऐसे स्थान पे जहां आप काम करते हैं और आपको हाथ धोने की सुविधा है साबुन से, तो आपको साबुन से हाथ धोने की जो आपकी टेंडेंसी है उसको बढ़ाना चाहिए और सैनिटाइजर की तरफ कंपैरेटिवली कम जाना चाहिए। लेकिन जब आप कभी रास्ते में होते हैं, कहीं ऐसी जगह है जो आप जहाँ पे हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां भरपूर सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। अगर आप दोनों का उपयोग एक निश्चित तौर तरीकों के हिसाब से करते हैं जिसमें अधिकाधिक कोई चीज नहीं होती है, तो आपके हाथ सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें कहीं कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो लोग जिनको किसी सैनिटाइजर से एलर्जी है, उनको निश्चित रूप से थोड़ा बचाव करना चाहिए। और जो आपके किसी चिकित्सा से सलाह लेके जो एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली जो लगाने की दवाइयां आती हैं, उनको रात को सोते समय उपयोग में लाना चाहिए, ताकि हम अगले दिन के लिए उस एलर्जी से बच सके जो हमें आपके सैनिटाइजर द्वारा हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर आशीष, आजकल हम ये देख रहे हैं और कई मैसेजेस भी ऐसे हम देख रहे हैं कि ये सलाह दी जा रही है कि डबल मास्क का इस्तेमाल किया जाए, पहले सर्जिकल मास्क लगा जाए, उसके बाद कॉटन का मास्क लगा जाए। इसके अलावा कई बार ये भी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि सर्जिकल मास्क जो है आपका वो उतना सुरक्षित नहीं है, आप कॉटन का मास्क इस्तेमाल करें। सर, ये मास्क का जो झोल है इसको थोड़ा सा अगर आप डिफाइन कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात है। आजकल मास्क का बहुत जरूरी है जानना कि मास्क कौन से कब लगाना है। देखिए, अगर आप घर में हैं, आप अकेले हैं, तो मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सर्जिकल मास्क सफिशिएंट है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कॉटन का मास्क होता है वो सर्जिकल मास्क का मुकाबला नहीं कर सकता। जो सर्जिकल मास्क है उसका प्रोटेक्शन रेट बहुत अच्छा है, 80 to 90% वो प्रोटेक्ट करता है। और जो कॉटन का मास्क होता है उसका प्रोटेक्शन रेट जो होता है वो 60 to 70% होता है। हाँ, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए N95 मास्क की जरूरत है। ये मैं एक बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ सभी लोगों के दिमाग में कि जो लोग जो आमतौर से जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं लोग हैं, उनको N95 मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। वो साधारण सर्जिकल मास्क लगा सकते हैं। हाँ, ये कोई जरूरत नहीं है कि वो डबल मास्क लगाएं या ट्रिपल मास्क लगाएं। घर में अगर वो हैं तो वो कॉटन का भी मास्क लगा सकते हैं। अकेले वो कमरे में हैं तो मास्क लगाने की कोई जरूरत। ठीक, यानी मास्क जी, मास्क को लेकर कि बेसिकली सबसे जरूरत इस बात का कि मास्क की क्वालिटी तो नंबर 2 पे आती है। मास्क का प्रॉपर उपयोग जो आप बाहर रहते हैं और लगातार लगाना एक सबसे बड़े जो है वो विषय है हिंदुस्तान में। लोगों के मास्क है डॉक्टर साहब की मास्क हर समय लगाया जाए, हर समय लगना चाहिए कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क हर समय लगा हुआ होना है। देखिए, जो सर्जिकल मास्क है उसका प्रोटेक्शन रेट अच्छा है, मगर अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं भी है तो आप कॉटन का मास्क लगाइए, कुछ भी लगाइए, लगा होना जरूरी होता है। ये कहा जाता है कि अगर आपने भी मास्क लगा रखा है और सामने वाले ने भी मास्क लगा रखा है, अगर दोनों लोगों ने मास्क लगा रखा है तो इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि सभी लोग मास्क लगाएं। बिल्कुल ठीक। वायरस कपड़े का लगाया जाए, लेकिन मास्क लगाया लगातार जाए। लोगों की हमारी जो लोगों से रिक्वेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप मास्क का प्रयोग प्रॉपर कर रहे हैं, बिल्कुल, केवल उसको दिखावे के लिए ना करें कि पुलिस सामने है तो आपने लगा लिया। बिल्कुल सर, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि सही तरीके से मास्क लगाना, यही बार बार हम भी लोगों को समझा रहे हैं। और जी मीडिया जो अभियान चला रहा है रोको टोको, उसके तहत हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोग सही तरीके से मास्क लगाएं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, जैसा कि आप दोनों भी जिक्र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद शर्मा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष अग्रवाल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। और फिलहाल